सो हमारे पास सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड, ताकि हम बोर मॉडल तक आ सके उसने क्या फायदा हमें दिया। देख, रुदरफोर्ड के बारे में हमें यह बोला गया था, whenever a charged body moves under the influence of other charged body, it should continuously lose energy। ये मैक्सवेल ने कहा था कि अगर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो वो लगातार एनर्जी लूज करती रहती है। इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन, जो कि एक चार्ज बॉडी है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है जो दूसरी चार्ज बॉडी है, और न्यूक्लियस भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, ठीक, तो जब ये इसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये एनर्जी लूज करेगा। अगर एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, अगर एनर्जी कम होती गई ये न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा, अल्टीमेटली इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी दैट इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेथ स्पाइरल। इसको क्या बोलते हैं? डेथ स्पाइरल। एंड दिस मस्ट हैपन in 10 to power minus 8 seconds. This must happen in 10 to power minus 8 seconds. तो मेरी बात समझिएगा कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, और जब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करता है, और जब एनर्जी को लूज करता है अल्टीमेटली इट कैन फॉल ऑन द न्यूक्लियस और एटम विल कोलैप्स। तो एटम की स्टेबिलिटी कैसे हुई ये रुदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रुदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबिलिटी, यू कैन से इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता है और न्यूक्लियस पे गिर जाता है तो एटम स्टेबल कैसे हो जाएगा। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, और इसी के वजह से रुदरफोर्ड का मॉडल खत्म हो गया था। ये मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर, ठीक, आज के लेक्चर में हम बोर मॉडल की बात करेंगे। तो बोहर ने अपना मॉडल दिया बेटा, और जो बोहर का मॉडल था वो बेस था बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर। किस पे बेस था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस था बेटा, क्वांटम थ्योरी पे बेस था। तो आराध्या बेटा, आपको बाकी सबको मैं पहले पढ़ा चुका हूं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और आपको अभी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि दिस इज ओनली बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। वो क्या होगा उसको बेटा मैं अलग से तुम्हें लेक्चर भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो एनी हाउ बोहर मॉडल वाज बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसके कुछ पॉस्टुलेट थे। वो पॉस्टुलेट क्या है ध्यान से समझिएगा, जिससे बोहर का मॉडल हमें समझ में आए। देखो बेटे, बोहर वाज आल्सो अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। बोहर को भी नोबेल प्राइज मिला था, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे नहीं मिला था, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उसका गलत सिद्ध हो गया बाद में, लेकिन उसके एक दो पॉस्टुलेट ऐसे हैं जो कि आज भी ट्रू हैं। भले ही हम बोहर का मॉडल फॉलो करें ना करें, पर उसके एक दो पॉस्टुलेट ऐसे हैं जो आज भी ट्रू हैं, ठीक। तो सबसे पहला उसका जो पॉस्टुलेट था वो कहता है कि वो रुदरफोर्ड की बात से बिल्कुल सहमत है। पहली बात ये कहता है कि एटम हैज अ न्यूक्लियस इन सेंटर इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इट इज वेरी हैवी, ऑल द मास ऑफ एटम लाइज इन दैट न्यूक्लियस। तो पहली बात बोलता है देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड एटम। इनसाइड एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, which contains protons and neutrons, जिसमें प्रोटॉन, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। There is a nucleus present inside atom which contains proton and neutrons. So whole of the mass lies in that nucleus, and it occupies
and it occupies very small space, very small space inside atom, very small space inside atom. तो पहली बात हमारे पास आई कि there is a nucleus present inside atom which contains protons and neutrons. So whole of the mass, क्योंकि आपको पता है बेटा कि हमारे एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। ये पढ़ा है तुमने पिछले लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस। तो मास किसका होता है बेटा? मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है, और वो दोनों के दोनों किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो इसने बोला कि ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो बहुत थोड़ी जगह घेरता है। इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल स्पेस, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। सारा मास उनकी वजह से होता है और वो बहुत छोटी सी जगह पे प्रेजेंट होता है। ये पहली बात है। ठीक है जी। दूसरी बात कहता है इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मूव अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular paths, in fixed circular paths called as orbits. Very important। ठीक, कहता है कि एटम में ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटी सी जगह पे है, और इस न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये मान लो पहला ऑर्बिट है, ये मान लो दूसरा ऑर्बिट है जी, ये मान लो तीसरा ऑर्बिट मैंने बना दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है, ठीक, ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है, ठीक है जी, वो दिया था हमें बोहर में कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कहता है इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी और गेन्स एनर्जी बाय इटसेल्फ व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी से तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हुई। कहा इलेक्ट्रॉन while moving in the orbit does not lose or gain energy by itself. Therefore orbits are called as stationary states. ठीक है जी। कहता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ना वो अपनी एनर्जी खुद से लूज करता है, ना वो एनर्जी गेन करता है। तो यहां से रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था ना, वो तो ये कहता था इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, और इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी और गेन एनर्जी बाय इटसेल्फ। वो जितनी एनर्जी रखता है उतने से ही मूव करता रहता है। इसलिए
कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं गिरेगा और एटम स्टेबल होगा। सो दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट डज नॉट लूज एनर्जी और गेन एनर्जी बाय इटसेल्फ। बेटा अपने आप वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, अपने आप वो एनर्जी गेन नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो अपने आप एनर्जी को लूज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विल नेवर फॉल ऑन द न्यूक्लियस, जैसा कि रुदरफोर्ड के मॉडल में कहा गया था। यहां हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करेगा, इट विल नेवर फॉल ऑन द न्यूक्लियस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटे? ओके, ठीक। देखो बच्चे, अब एक खास बात बताता हूं। अब आप बोलोगे सर उसको कैसे पता था कि एनर्जी लूज करेगा कि नहीं करेगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक्चुअली ये सिर्फ उसने एक बोल दिया है, he could not prove it, प्रूव नहीं कर पाया था इसको। उसने बोला था एनर्जी लूज नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा। इसको ऑर्बिट्स को उसने स्टेशनरी स्टेट बोल दिया। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो गए, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन कीप ऑन मूविंग बट देयर एनर्जी इज स्टेशनरी। एनर्जी स्टेशनरी मतलब वो एनर्जी ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। पर जब नोबेल प्राइज बोर को मिला ना, तो अपनी बेटा उसने स्पीच में बोला था, I myself do not know why my orbits are immune to lose energy। कहता मेरे को खुद नहीं पता है कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों नहीं करते, ये मेरे से मत पूछो, ये नहीं मेरे को पता है। पर ये पक्का है कि लूज नहीं करते। अगर वो लूज करते होते तो एटम स्टेबल नहीं होता। तो बोलता मैं सिर्फ इसलिए बोला हूं क्योंकि एटम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी लूज नहीं करता होगा, बट मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो क्यों नहीं लूज करता। तो ये उसकी स्पीच में है बेटा, रिकॉर्डेड है कि he said, I myself do not know why my orbits are immune not to lose energy। ठीक, बट यानी उसको नहीं पता कि एनर्जी लूज होती क्यों नहीं, बट ये जरूर है एनर्जी लूज नहीं करता। और इसीलिए ऑर्बिट्स को उसने स्टेशनरी स्टेट बोला। बेटा प्लस वन में कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स, क्योंकि उसमें मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होती, स्टेशनरी रहती है, जैसी होती है वैसी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाय मूविंग इन द ऑर्बिट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी बाय इटसेल्फ, therefore orbits are also called as स्टेशनरी स्टेट्स। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया। नाउ अगली बात, ठीक बेटा, जिस चीज ने इसको नोबेल प्राइज दिलाया, दो चीजें थी बेटा, दो चीजें जिस पे नोबेल प्राइज मिला, एक ये और एक आगे बताऊंगा। एक तो उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता क्यों। ठीक, वो स्पेक्ट्रम में समझाऊंगा, वो उसने एक्सप्लेन किया था। और दूसरी बात उसने ये एक्सप्लेन की थी जो अब बता रहा हूं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi। क्या कहता है, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई होगा। यानी कहता ऑर्बिट मेरे पापे का राज नहीं, जहां मर्जी लगा दो, है ना। सिर्फ वही पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसका होल नंबर मल्टीपल हो। देखो बेटा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। एंगुलर मोमेंटम होता है मूविंग इन अ रेडियस।
तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। मान लो हम ये कह रहे हैं, ये और ये कह रहा है कि mvr दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर, इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। mvr इज एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई, जहां पे h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी आपको, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू है। 2 आपको पता है, पाई आपको पता है, n क्या है, कोई भी होल नंबर 1 2 3। तो कहता है सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई है। जैसे बेटे अगर मान लो कल को फर्स्ट ऑर्बिट का आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा, मैंने कहा mvr और फर्स्ट बताओ, पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो उसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, h/2 पाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, h/2 पाई। उसी तरह से बेटा सेकंड ऑर्बिट का अगर बोलूं मैं, बताओ mvr2 सेकंड ऑर्बिट का बताओ, तो बेटा n की वैल्यू होगी 2, तो 2 हो गई, तो 2h/2 पाई, बेटा 2 से 2 हो गया कैंसल, ठीक, तो क्या बन गया, h/पाई। तो चलो फटाफट से mvr3 यानी थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताओ फटाफट से। 3h/2 पाई। क्या आ जाएगा, 3h/2 पाई, ठीक, 3h/2 पाई। तो बेटे सिंपल सी बात यह है कि सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई जिसका होल नंबर मोमेंटम है, ठीक है, वही सिर्फ आपके पास पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो देखो बेटे ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब बेटा देखो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये वर्क शर्कर होते हैं, है ना, वर्क शर्कर नहीं बोलेंगे, हमें बोल सकते कि चीजों को जल्दी करना चाहते, तो उन्होंने बोला बार बार यार h/2 पाई लिखना, बार बार h/2 पाई लिखना, उन्होंने h/2 पाई को इस तरह से लिख दिया h डिराक, h के ऊपर डंडा, और इसको नाम दे दिया h डिराक, h डिराक, ठीक है जी। तो बोला शॉर्टकट में h डिराक का मतलब h/2 पाई है, h डिराक का मतलब h/2 पाई है। जैसे इसको सिंपली h/2 पाई को सिंपली h डिराक लिख सकते थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना था h/2 पाई को तो 2h डिराक लिख सकते थे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना था 3h डिराक लिख सकते थे। यानी बेटे कुछ नहीं, h डिराक कुछ नहीं है, h डिराक इज h/2 पाई का शॉर्टकट। डिराक का मतलब h के ऊपर डंडा लगा दिया, बस ऐसे ये शॉर्टकट बना दिया। देखो जैसे बेटा जब चार्ज डिस्कवर हुआ, फैराडे ने चार्ज को डिस्कवर किया, तो क्या उसके माथे पे लिखा होता कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बोलो है भाई, नहीं ना, वो तो उसने नाम रख दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, दो अलग अलग नाम रखने तो उसने पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया शॉर्टकट में, दो अलग अलग को देखने के लिए। अगर उसने उस समय बोला होता कि ये मेल चार्ज ये फीमेल चार्ज है, तो आज क्या पढ़ रहे होते तुम, आज यही पढ़ रहे होते मेल चार्ज फीमेल चार्ज। अगर उसने बोला होता ये रेड चार्ज ये ब्लू चार्ज है, तो आज क्या पढ़ रहे होते, रेड चार्ज ब्लू चार्ज। बट उसने साइन दे दिया, बोला पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस साइन है ना। उसी तरह से h/2 पाई बार बार लिखने के बजाय उसने बोला h के ऊपर डंडा लगा दिया करो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो h डिराक इसको बोल दिया गया। तो h डिराक से घबराना नहीं है, h डिराक का मतलब है h/2 पाई। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो 1h डिराक या h/2 पाई हो, सेकंड का देखेंगे 2h डिराक यानी 2h/2 पाई विच इज h बाय पाई, और थर्ड का 3h डिराक 3h/2 पाई। ऐसे सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताया था,
मैंने बताया था ऐसी कोई चीज जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू हो जाए और हमेशा उसके होल नंबर्स में ही वैल्यू आए, उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे प्लांट्स ने एनर्जी की क्वांटाइजेशन की थी कि फोटोन 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, होल नंबर मल्टीपल में आएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था मूंगफली का एक बोरा घर ले जाओ, आपको नहीं पता उसमें कितनी मूंगफली है, आपने 100 ग्राम के पैकेट बना के रख दिए, तो आपने मूंगफली को क्या कर दिया, क्वांटाइज कर दिया। अब आप किसी को भी आधा पैकेट नहीं दोगे, आप 1 दोगे, आप 2 दोगे, आप 3 दोगे, आप ये थोड़ी करोगे आधा पैकेट ले ले भाई, नहीं, देंगे तो पूरा। इसी तरह से जब किस चीज की पूरी एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है और उसके होल नंबर मल्टीपल में ही हम चीज देते हैं तो उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम की भी डेफिनेट वैल्यू हो गई, कितनी, h/2 पाई, और उसके होल नंबर मल्टीपल्स में 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पक्का पक्का पता है और वो हमेशा उतना ही होना है जितना हमने लिखा है यहाँ पे h/2 पाई के होल नंबर मल्टीपल। फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, इसी के मल्टीपल्स में चलना है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज हो गया। और बेटा इस पे नोबेल प्राइज मिला है बहुत, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये 2 चीजों पे। आज बोर का मॉडल गलत है लेकिन ये आज भी सच है। आज भी इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होता है। चाहे बोर का मॉडल रहा नहीं रहा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क यह है कि आज भी ये सही है। तो बेटा ये समझ में आया कि ये जो ऑर्बिट बनाने हैं वो मेरे पापे का राज नहीं कि जहां मर्जी बना दूं मैं, ठीक, जहां मन किया वही गोला खींच दूं, ये अपने पापे का राज नहीं है। उसको ये देखना पड़ेगा कि किस जगह पे वो आएगा ताकि उसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, सिर्फ वही पॉसिबिलिटीज हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। बोलो चौथा पोस्टुलेट समझ में आया कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी यस और नो लिखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एंगुलर मोमेंटम का वैसे मीनिंग क्या होता है? हाँ जी मैं बताता हूँ। देख बेटे, एक मास है, कोई मास है, तेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को तूने यूं मारा जोर से, उसको वेलोसिटी दी, जितनी तेज वो मूव किया वो उसका क्या था, मोमेंटम था। एक मास जो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसका मोमेंटम। आपने कभी रनिंग की होगी, ठीक, रनिंग के बाद जंप मारी होगी, या आप क्रिकेटर को देखते हो, कोई फास्ट बॉलर है, वो दूर से भागा हुआ, एक स्पिनर है तो पास से बॉल करता है, एक फास्ट बॉलर जो बड़ी दूर से आता भागा हुआ और फिर बॉल फेंकता है। क्यों वो अपनी बॉडी के साथ मोमेंटम लेके आता है और उसी मोमेंटम के साथ वो बॉल को फेंकता है, तो उसकी बॉल की स्पीड ज्यादा होती है, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। एक चीज कितनी फास्टली मूव कर रही है उसके मोमेंटम से पता चलता है कि एक मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। पर अब आपने क्या किया, उस बॉल को एक रस्सी से बांधा बेटे और उसको यूं घुमाया, तो इट विल स्टार्ट मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब तो तेज घुमाएगी, तेज 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 मूव करना शुरू हो जाएगा, तो उसका जो मोमेंटम होगा यानी उस मास का जो वेलोसिटी होगी रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप एक बड़े रस्सी के साथ उसको करते हो, कभी करके देखना, वो स्लो मूव करेगा। जितनी रस्सी छोटी होगी वो उतना फास्ट मूव करेगा बेटा, करके देखना। एक बड़े धागे से बांधना, यूं यूं घुमाना, थोड़ा स्लो मूव करेगा, उतनी फोर्स के साथ छोटे धागे से वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। सो एंगुलर मोमेंटम हमने देखना है व्हेन इट इज मूविंग इन अ रेडियस r। एक चीज का एंगुलर मोमेंटम मूव करने का जो है विद द वेलोसिटी, वो देखना है बेटे, ठीक, विद अ रेडियस r, उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। बोल बेटे समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं सर। हाँ जी बेटे बोलो, शाबाश। सर यहाँ पे पाई की वैल्यू वही 22/7 वाली पाई है? हाँ जी बेटे, और कोई हो ही नहीं सकती है। एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने कुछ और भी पढ़ी थी मैथ्स में। वैल्यू कुछ नहीं हो सकती और 22.7 के वैल्यू के अलावा। समझ में आई बात? तो और सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दैट ऑर्बिट। ऑब्वियसली ऑर्बिट तो पाथ है, किसी पाथ का थोड़ी एंगुलर मोमेंटम होता है, ये लिखने का तरीका है, ठीक। एक यूसेन बोल्ट है, वो भाग रहा है,
ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कि ट्रैक का है? यूसेन बोल्ट का ही है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, तो भैया उसके ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है या अर्थ का एंगुलर मोमेंटम है? अर्थ का है ना पुत्र। तो इसको कहने, उसने लिखा ऐसे है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल हो। उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाए, उसके बीच की वैल्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसीलिए तो ये होगा ना बेटा कि एक यहां है एक यहां है, बीच की वैल्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? उसमें होल नंबर मल्टीपल नहीं आता होगा, इसलिए डेफिनेट डिस्टेंस पे होगा। बोलो मनसुख, क्लियर हो गया बेटे? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया फोर्थ पॉस्टुलेट। यस कनव, इज इट एच डिराक कांस्टेंट? यस बेटे, एच डिराक कांस्टेंट है। एच डिराक क्यों कांस्टेंट है बेटा? एच डिराक का मतलब है मेरे बच्चे h/2 पाई। क्या है? h/2 पाई। अब h की वैल्यू तो तेरे को पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और 2 पाई की वैल्यू 3.14। तो बेटा सारा कुछ कांस्टेंट है, तो h डिराक की वैल्यू तो कांस्टेंट होएगी ना बेटा। गॉट इट कनव? ओके। एंड पूर्वा ने लिखा कि क्या न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था बोहर मॉडल में? आई एम सॉरी टू से उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था। ठीक, न्यूट्रॉन डिस्कवर ये 1926 में दिया बोहर ने, ठीक, 1926 में। और बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932। ये तो हमने उसमें, क्योंकि ये मैंने बता दिया था न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, और रुदरफोर्ड पहले से बता चुका था कि न्यूट्रॉन होता है, ये बताया था ना, तो उसने इसलिए न्यूट्रॉन लिखा जरूर है, डिस्कवर नहीं हुआ बात में। क्लियर? यस सर। ओके, अब अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगली, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है अगली। कहा each orbit is associated with a specific amount of energy. Therefore, it is also called as energy states. Each orbit is associated with a specific amount of energy. Therefore, orbits are also called energy states. ठीक है जी? कहता हर ऑर्बिट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी, हर ऑर्बिट एक डेफिनेट एनर्जी रखता होगा, उसमें पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी पे होगा, उसकी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ठीक, जैसे एक ऑफिस में बेटे कुछ क्लर्क होते हैं, कुछ पियोन्स होते हैं, ठीक, कुछ सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। सारे क्लर्क्स की सैलरी सेम, ठीक, सारे पियोन्स की सैलरी सेम, ठीक। तो उसी तरह से पियंस का अपना काम है, अपनी सैलरी, क्लर्क्स का अपना काम है, अपनी सैलरी, सुपरिटेंडेंट्स का अपना काम है, अपनी सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का अपना काम है, अपनी सैलरी है। हर एक टायर जो है, हर एक चीज जो है, हर एक बंदा जो है, उसकी एक स्पेसिफिक सैलरी है, स्पेसिफिक काम है। सिमिलरली हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी। और वो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि while moving in an orbit electron does not lose energy or gain energy by itself. जैसे अगर इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो E है, तो वो E ही रहेगी बेटा। वो कैसी रहेगी? वो E ही रहेगी। बात समझ में आई? वो E से चेंज नहीं होगी, वो E ही रहेगी। समझ में आई बात? और इस सारे ऑर्बिट की एनर्जी E होगी। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है
तो दोनों की एनर्जी ई होगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों की एनर्जी ई होगी। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 की एनर्जी ई होगी। ठीक, समझ में आ गई? यानी ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितने के साथ वो आगे क्लियर करेंगे, ठीक, कि कैसे हम एनर्जी निकालते हैं। पर अभी मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी जो होती है किसी भी nth ऑर्बिट की, n यानी 1 2 3 जो भी, उसको निकालते हैं -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू k स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी के लिए, ठीक। जहां पे 2 पता है आपको, 2 है, पाई आपको पता, पाई m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1 2 3 कौन सा ऑर्बिट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और k कांस्टेंट है। देखो बेटे, इसमें 2 कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, n कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है ना, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है ही है, ये भी कांस्टेंट है ही है। जब इसको सॉल्व करते हैं ना, जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बाय n स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या भरोगे, 1, उसकी एनर्जी 13.6 आ जाएगी। सेकंड ऑर्बिट होगा, n की वैल्यू क्या भरोगे, 2 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 3.4 आ जाएगी। ये आगे करवाऊंगा मैं कैलकुलेशंस में, अभी सिर्फ मैं आपको क्या करवा रहा हूं, सिर्फ पोस्टुलेट बता रहा हूं। तो यहां हमने सिर्फ ये मैं डिराइव करके बताऊंगा वैल्यू आई कहां से, कैसे आई, क्यों आई, इसको हम डिराइव करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता ही नहीं करनी, ठीक। सिर्फ अभी ये समझने का कि ये कह रहा है कि हर ऑर्बिट में जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, और उस एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, और घूमते ना तो एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है बाय इटसेल्फ, अपने आप ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। हाँ, आप बाहर से दे दो एक अलग बात है भाई, आप बाहर से एनर्जी स्पेसिफिकली दे दो तो बात अलग है, बट अपने आप चलते चलते उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, अपने आप मूव करते करते उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, तभी तो एटम स्टेबल है। तो पहले इन 5 पोस्टुलेट्स को एक बार दोबारा तुम्हें रिवाइज करवा देता हूं ताकि हमें ये समझ में आ जाए, फिर अगले पोस्टुलेट पे जाऊंगा। बेटा बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ना, तो मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छे से बताना है। देखो बेटा, पहली बात बोलता है देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड एटम व्हिच कंटेन्स proton and neutron, so whole of the mass lies in the nucleus and it occupies very small space inside atom। एक एटम के अंदर कहता न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, तो सारा मास इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये न्यूक्लियस एटम के अंदर बहुत छोटी सी जगह घेरता है बेटा, बाकी एटम खाली होता है, ठीक। फिर बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, ठीक। ये ऑर्बिट्स, अब ऑर्बिट्स के नाम भी उसने दिए, ठीक। और ऑर्बिट्स के नाम उसने कैसे दिए, बोला फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के, दूसरे का एल, एम, एन, यानी उसने ऑर्बिट के नाम दिए, ठीक। के, एल, एम, एन, यानी के से आगे अल्फाबेटिकली, पहले ऑर्बिट का नाम के दिया, दूसरे का एल दिया, तीसरे का एम दिया, चौथे का एन दिया, ऐसे उसने नाम दे दिए कि के एल एम एन। अभी क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, जैसे हर बार होता है, ठीक, तो इस बार भी है। एक बात बताओ यार, यार बोहर को एबीसी नहीं आती थी यार, है भाई, तो उसने के से क्यों शुरू किया, अरे ऐसा क्यों लिख दिया ABCDEFG, के से क्यों शुरू किया, के क्या गएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए KLMNOP QRSTUV, भैया के से क्यों शुरू किया, व्हाई बोर स्टार्टेड द नेमिंग ऑफ देयर ऑर्बिट्स, ऑफ इट्स ऑर्बिट्स, ऑफ हिज ऑर्बिट्स बाय के। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन रह गया, जहां मर्जी से पूछो, हम हूं ना, मैं हूं तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक, बट अनलेस
आप पूछना, क्योंकि बेटा देखो मेरा काम सिर्फ एक है, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी भर देना कि आप हर चीज के आगे क्यों लगा के सोचें, क्योंकि गुड साइंस स्टूडेंट शुड बी अ क्यूरियस स्टूडेंट। उसको हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए, यार ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। ठीक, तो वो तो है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नो डाउट्स हमें थोड़ा सोचना भी है। तो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए देता हूं कि आप नेट करें, सर्च करें, जो मर्जी करें, मेरे को उसका आंसर दे, उससे आपके अंदर सोचने की क्षमता पैदा होगी। हर चीज के आगे क्यों लगाना, नहीं तो सर पूछेंगे तो आपको पहले से, अगर मैं पूछ लेता हूं तो मैं वो क्यों जगाना चाह रहा हूं। तो एनी हाउ मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज KLMN। ऐसे फिक्स सर्कुलर पाथ है भाई, KLMN उसको बोलते हैं, ठीक है जी, ऐसे नाम दे देते हैं। अगली बात ये कहता है इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, नीदर इट लूजेस एनर्जी नॉर इट गेन्स एनर्जी बाय इटसेल्फ, ना एनर्जी लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है, अपने आप नहीं करेगा। सो दे आर कॉल्ड एज, ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स। और हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी, ये पढ़ा हमने, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा है। And while electron is moving in that orbit, it does not lose that energy, nor it gains energy. So orbits को बेटा एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की एक एनर्जी हो। और उसको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज या गेन अपने आप नहीं कर रहे। तो ये दो पॉस्टुलेट एक्चुअली एक साथ जोड़े जा सकते हैं इजीली, कि इलेक्ट्रॉन्स, हम बोलेंगे each orbit is associated with a specific amount of energy, therefore orbits are also called as energy states, and electron while moving in an orbit does not lose or gain energy by itself, therefore orbits are also called as stationary states. फिर कहता है कि only those orbits are possible whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi। सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई है। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? आ गई, वेरी गुड। अब अगला पॉस्टुलेट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मिला है नोबेल प्राइज। एक तो क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम, और अगला पॉस्टुलेट ध्यान से सुनिएगा, इसको मिटा रहा हूं। प्रियदर्शनी इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा कि के से स्टार्ट क्यों हुआ, ये तो तुमने ढूंढना है। ठीक, इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा कि के से क्यों स्टार्ट हुआ, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। ठीक, चलिए नाउ postulate number 6, sixth portion of Bohr's model, sixth postulate of Bohr's model। बेटा छठा postulate देखिएगा Bohr's model का। ये कहता है whenever energy is given by outside source, electron absorbs that energy and jumps into the higher subshell। मतलब समझो, हमने बोला एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज करता है ना गेन करता है, ओके, पर अगर आपने बाहर से एनर्जी दे दी तो क्या होगा? अपने आप वो लूज या गेन नहीं करता, बाहर से दोगे तब तो कुछ होगा ना। तो कहता है कि whenever energy is given by outside source, whenever energy is given from outside source, electron absorbs that energy and jumps into the high subshell। Electron absorbs that energy
and jumps into the higher subshell या higher shell. ठीक, बात समझना, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. हमारे पास ये न्यूक्लियस था, इसके आसपास ये पहला शेल रहा होगा, ये दूसरा शेल रहा होगा, बेटा ये तीसरा शेल रहा होगा इसके आसपास, ऐसे चौथा शेल रहा होगा आसपास. ठीक है जी. और हमने बोला इसका नाम भी क्या रखना है, इसका नाम K है, इसका L है, इसका M है, इसका N है, एंड सो एंड फोर्थ. अब कहा कि जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है वो यहां थे. अब आपने बाहर से इसको एनर्जी दे दी. अब बाहर से एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना भाई. अब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, बेटा हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी थी. पहले इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के बराबर थी, अब उसकी बढ़ गई, तो अब ये उस ऑर्बिट में जाएगा जिसके बराबर इसकी एनर्जी होगी. यानी ये हायर शेल में जंप कर जाएगा. यानी इसने यहां से जंप कर दिया ऊपर हायर सब शेल में और यहां पहुंच गया. जंप करने के बाद ये यहां पहुंच गया आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी. जैसे एक बात समझो, एक भिखारी था भाई, ऑब्वियसली भिखारी था तो स्लम में रहता होगा, है ना. अचानक उसकी लॉटरी निकल आई, तो क्या स्लम में निकल रहेगा? 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई भिखारी की. अब क्या 5 करोड़ लेकर के स्लम में रहेगा? नहीं. क्या करेगा? फटाफट से घर खरीदेगा अपने लिए बढ़िया सा और वहां शिफ्ट कर जाएगा. जितने पैसे उस हिसाब से घर खरीदेगा भाई. अब उसी तरह इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी इतनी थी, आपने बाहर से इसको एनर्जी दे दी, इसकी एनर्जी बढ़ी, तो ये उस शेल में चल जाएगा जिसके बराबर इसकी एनर्जी है, यानी ऊपर कहीं जंप कर जाएगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचा जंप करने के बाद, उसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट. क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट. उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा. ठीक है जी. तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया. और जहां वो पहले था, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की थी, उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट. तो जब पहले जहां प्रेजेंट था उसको ग्राउंड स्टेट बोला, और जब आपने उसको एनर्जी दी, उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक हायर शेल में चला गया, वो एक्साइटेड शेल है या एक्साइटेड स्टेट है. Excited states are always temporary. Mind it. Excited states are always temporary. Excited state हमेशा temporary होती है. देखो बेटा, मैं खुश हो गया तो सारी जिंदगी ऐसे खुश रहूंगा क्या? है भाई. मेरे को गुस्सा आ गया, सारी जिंदगी ऐसे रहूंगा क्या? है भाई. मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, सारी जिंदगी ऐसे से रहूंगा क्या? These are all excited states and they are temporary. गुस्सा आएगा, थोड़ी देर के लिए चीखूंगा, उसके बाद फिर ठीक. हंसी आएगी, जोर जोर से हंसूंगा, थोड़ी देर बाद फिर. वो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, दे आर टेम्परेरी. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली, वो एक्साइट हो गया, हायर एनर्जी पे चला गया, एंड दैट इज टेम्परेरी स्टेट. इलेक्ट्रॉन विल लूज दैट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज करेगा एंड विल कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक. तो दूसरी बात ये बोलता है ये कि whenever energy is given by outside source, electron absorb that energy and jumps into the higher shell, ठीक, called as excited state. Called as excited state. ठीक. अगली बात समझिएगा. कहता है excited state is temporary. Excited state is temporary. ठीक. टेम्परेरी.
इलेक्ट्रॉन lose that energy and comes back to the ground state, ठीक। कहता है कि जो एक्साइटेड स्टेट है ये एक टेम्परेरी स्टेट है। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लूज करता है और वापस आता है, बट दो तरीके से लूज कर सकता है। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन बाय टू पर्टिकुलर टाइप्स। जैसे मान लो ये मेरे पास लॉस ऑफ एनर्जी दो तरीके से हो सकता है। एक्साइटेड स्टेट इज टेम्परेरी, इलेक्ट्रॉन लूज दैट एनर्जी and comes back to the ground state by one of two methods। दो मेथड में से किसी एक मेथड से वो वापस आएगा। वो दो मेथड कौन से? ये देखो बेटा, ये ना शेल्स है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले यहां पे था, ये मान लो ग्राउंड स्टेट है। दिस इज ग्राउंड स्टेट, और यहां से इसको आपने एनर्जी दी थी बाहर से, और इसने जंप करके यहां पहुंच गया था। ठीक, ये यहां पहुंच गया था। एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ये मैंने कहा कि एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है बेटा, एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी है। Electron will lose that energy and comes back to the ground state। इलेक्ट्रॉन ने वही एनर्जी लूज की और दोबारा एक ही बार में, यहां तो एक ही बार में आ गया एट वंस, तो बेटा एक ही बार एनर्जी बाहर लूज हो जाएगी, जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी एक ही बार में लूज हो जाएगी। तो अगर इस तरह से वो आता है, इसको बोलते हैं सिंगलेट ट्रांजिशन। सिंगलेट ट्रांजिशन, अगर एक ही बार में वो एनर्जी लूज करता है तो उसको बोलते हैं सिंगलेट ट्रांजिशन, और जो एनर्जी बाहर आती है उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरिसेंस। जो एनर्जी बाहर आती है उसको बोलते हैं फ्लोरिसेंस, चमक। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी ली थी सारी की सारी लूज की और वापस था नीचे, और सारी बाहर आई है, फ्लोरिसेंस, इसको बोला सिंगलेट ट्रांजिशन। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इसकी ग्राउंड स्टेट जो थी वो 1 थी, इस पे मैंने डाली थी एनर्जी, ठीक, बाहर से एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और ये पहुंच गया फिफ्थ स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट पर। ठीक है जी। तो ये ग्राउंड स्टेट थी मेरे दोस्त, ये ग्राउंड स्टेट थी, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी। दिस वाज एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की, पर कैसे की? वो एक बार में नहीं। उसने क्या किया, बोला जब यहां तक आ ही गया हूं, सारे ऑर्बिट का चक्कर लगाते चलता हूं, है ना, घूमते घुमाते। तो उसने पहले एक बार एनर्जी लूज की। जब एक बार एनर्जी लूज की तो एक बार लाइट बाहर आई, फिर दूसरी बार एनर्जी लूज की, फिर दूसरी बार लाइट बाहर आई, फिर तीसरी बार एनर्जी लूज की, ऐसे चौथी बार एनर्जी लूज की। अरे बार बार एनर्जी लूज कर रहा है स्टेप्स में। अगर वो स्टेप्स में नीचे गिर रहा है, एक बार में नहीं गिर रहा है, स्टेप्स में, इन स्टेप्स। वो स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं, 10 15 20 25 2 3, जितने भी स्टेप हो सकते हैं। ऐसा भी उसका 2 स्टेप में गिरे, ऐसा उसका 4 स्टेप में गिरे, ऐसा उसका 5 स्टेप में। तो अगर इन स्टेप्स में लूज करें, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट ट्रांजिशन। ऐसी ट्रांजिशन को, ऐसे लूज करने को बोलते हैं ट्रिपलेट ट्रांजिशन। और इससे जो एनर्जी बाहर आई वो लगातार आती रहेगी, थोड़ी 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 आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। इसको बोलेंगे फॉस्फोरिसेंस। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिसेंस। तो समझो बात को, भिखारी की लग गई लॉटरी, है ना, 5 करोड़ की लॉटरी, उसने अपना घर कर लिया चेंज,
उसने क्या किया, घर ले लिया बड़े वाला। अब क्या हुआ, जब बड़े वाला घर लिया तो दो तरीके का हो सकता है, या तो उसने 5 के 5 करोड़ घर में लगा दिए, अब उसके बचा ही कुछ नहीं, खाने को फिर कुछ नहीं, तो क्या करेगा, या तो पहले धीरे धीरे घर का सामान बेचेगा और थोड़ी थोड़ी करके नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, जब पूरा घर बिक जाएगा तो अल्टीमेटली फिर अपने स्लम में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके नीचे आएगा, थोड़े थोड़े सामान घर से बाहर जाएगा, थोड़ा थोड़ा सामान घर से बाहर जाएगा, बार 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 बार, तो वो होगी ट्रिपलेट ट्रांजिशन। और उससे जो बार बार लाइट बाहर आ रही है उसको बोल रहे हैं फॉस्फोरेसेंस। यहाँ वो एक ही बार में सारा घर बेचेगा और दोबारा स्लम में ठा, है ना। तो एक ही बार में सारा सामान बाहर, एक ही बार में लाइट बाहर आई सारी की सारी, उसको बोलेंगे सिंगलेट ट्रांजिशन। यानी एक्साइटेड स्टेट, पहली बार इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दो, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अब उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो उस ऑर्बिट में जाएगा जिसके बराबर उसकी एनर्जी हो गई, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होने की वजह से वो एनर्जी को लूज करेगी। एनर्जी को लूज दो तरीके से कर सकती है, या तो एक ही बार में, उसको बोलेंगे सिंगलेट ट्रांजिशन, या बोलेंगे बार बार में, तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट ट्रांजिशन। सिंगलेट ट्रांजिशन से जो लाइट बाहर आई उसको बोला फ्लोरेसेंस, ट्रिपलेट ट्रांजिशन से जो लाइट बाहर आई उसको बोला फॉस्फोरेसेंस। क्यों फॉस्फोरेसेंस? क्योंकि ये फिनोमिना सबसे पहले फॉस्फोरस में देखा गया। शमशान घाट का भूत देखा कभी? भूत है भाई? आप में से कोई पहाड़ों में रहने वाला है भाई? एनीबडी जिसका गांव पहाड़ों में हो कहीं पर, या किसी के घर से शमशान घाट सामने दिखाई देता हो, थोड़ी दूर तक दिखाई देता हो? तो रात को अभी अभी ताजा ताजा मुर्दा जला हो तो रात को कभी शमशान घाट में देखना, उस मुर्दे की जली हुई अस्थि पिंजर में से ग्रीन लाइट एमिट हो रही होती है। क्या एमिट हो रही होती है? ग्रीन लाइट, है ना। लोग बोलते हैं शमशान घाट में भूत है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है, ठीक। क्या होता क्या है ये? व्हाट इज दिस फिनोमिना? हमारी हड्डियों के बीच में फॉस्फोरस होता है, और हड्डियां हमारी हार्ड पार्ट है, ये पूरी तरह जलती नहीं है। आपको पता है, जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं वो जानते हैं कि जलाने के बाद हम उनके हड्डियां इकट्ठी करते हैं, जिसको बोलते हैं ना अस्थियों को इकट्ठा करना। तो अस्थियों को इकट्ठा करते हैं, है ना। तो वो हड्डियां जली नहीं होती पूरी तरह से। तो जब अभी ताजा ताजा मुर्दा जला है, हड्डियां उसकी पूरी जली नहीं है, उसमें फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वजह से एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे गिरते हैं बाय ट्रिपलेट ट्रांजिशन। तो सारी रात उससे लाइट बाहर आती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस, कोल्ड फायर। ठंडी फायर भी बोलते हैं इसको, कोल्ड फायर। तो लगातार वो एनर्जी आती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंस। क्योंकि फॉस्फोरस में देखी गई थी इसलिए फॉस्फोरेसेंस। समझ आई मेरी बात? है भाई, हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस, और जलाने की वजह से फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक बाय ट्रिपलेट ट्रांजिशंस टू द ग्राउंड स्टेट। ट्रिपलेट ट्रांजिशन से ग्राउंड स्टेट में, ठीक। और वो एक बार एनर्जी लूज करते रहेंगे, एनर्जी लूज करते रहेंगे, ठीक, बारी बारी, जब तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुंच जाते, ठीक। अभी पूर्वा जी एक बात लिख रही है कि सर आपने पहले बोला एनर्जी लूज नहीं करते अपने आप। बेटे, अपनी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लूज या गेन नहीं करते। जब एक्साइटेड स्टेट है उसमें तो उसने एक साइड से अपने ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है, तो वो तो एनर्जी लूज करनी है बेटा। हाँ, जब वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंच गया, फर्दर इट विल नॉट लूज एनर्जी। आगे बात समझ में पूर्वा? यस सर। सर मेरे को भी सेम डाउट था, और एक और भी है सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर अगर एनर्जी हमने जो सप्लाई की है एटम को, वो इंटरमीडिएट हो कि इट इज नॉट इनफ फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप टू द अनदर शेल, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो मेरे को चेक कर रहा है क्या है? नहीं सर। अरे बेटा, तेरे को क्या बोलूं, चल एक बात तेरे को समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जिससे वो किसी ना किसी शेल पे पहुंच सके। अगर तूने उससे कम की एनर्जी दी तो कभी करेगा ही नहीं एब्जॉर्ब, ठीक, कभी करेगा ही नहीं वो एब्जॉर्ब।
गॉट इट? यानी ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिससे वो किसी न किसी ऑर्बिट में पहुंच सके। बीच वाली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये आगे जब कैलकुलेशन करवाऊंगा ना तो मेरा ही क्वेश्चन है जो तुम मेरे को दे रहा है, ठीक है ना? मेरा ही लिखा हुआ क्वेश्चन है बेटा बुक का। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं है, मेरी ऑलरेडी 3 बुक्स चल रही है, ठीक। बट क्या है कि लोगों ने वो क्वेश्चन, मैंने ही पहली बार लिखा था ये क्वेश्चन, हालांकि डेफिनेटली मैंने कहीं से पढ़ा है, ठीक। तो वो क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने अपनी बुक में डाला है, ठीक है जी। एनी हाउ, कोई बात नहीं। तो बेसिकली बेटा ये समझ लेना कि एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी जितने से वो किसी न किसी शेल पे पहुंचे, उसके बीच की एनर्जी कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक बेटा? नितिन क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं बच्चे। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को चैतन्य ने पूछा सर व्हाट इज द कलर ऑफ फॉस्फोरेसेंस। मेरे बच्चे, कलर ऑफ फॉस्फोरेसेंस विल डिपेंड अपॉन कि किस शेल तक वो पहुंचा। क्या कलर ऑफ ये जो फॉस्फोरेसेंस है इट विल, या फ्लोरेसेंस, इट विल डिपेंड अपॉन किस शेल तक पहुंचा, कितनी एनर्जी वो लूज कर रहा है, ठीक है बेटा? क्लियर? इसलिए हाँ, हमने जो इसमें बताया कि फॉस्फोरस में जनरली वो ग्रीन लाइट एमिट करता है, वो सिर्फ फॉस्फोरस का केस है, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक होता होगा। ये तो डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर कैसे कैसे फेंकता है, उसके हिसाब से वेवलेंथ अलग अलग आएगी, उसकी वजह से कलर अलग अलग आएगा। बोल बेटा क्लियर? यस सर। ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये 2 पोस्टुलेट जो है ना इकट्ठे किए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे। हमने बोला whenever energy is given by outside source, electron absorb that energy and jumps into the higher subshell called as excited state. फिर बोला excited state is temporary, electron lose that energy and comes back in ground state by one of the 2 methods, and the 2 methods are by single step transition, जिसको बोलते हैं singlet transition, उसमें एक ही बार एनर्जी बाहर आएगी, फॉस्फोरेसेंस उसको बोलेंगे, और बाय ट्रिपलेट ट्रांजिशन इन स्टेप्स। ट्रिपलेट का मतलब ये नहीं कि 3 स्टेप्स, कितने भी स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, समझ में आई? तो कितने भी स्टेप हो तो ट्रिपलेट ट्रांजिशन जो है वो स्टेप्स में एनर्जी का लूज करना, उसको ट्रिपलेट ट्रांजिशन बोलते हैं, जो स्टेप्स में आती है, ठीक है जी। और इससे जो एनर्जी लूज होती है उसको फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं बात पूरी तरह प्रॉपरली क्लियर हो गई। यस कार्तिक, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे, बोलो। सर मुझे पूछना था कि ऐसे ये 2 मेथड से एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता चलेगा, वो मतलब एक्सपेरिमेंटली मेजर होगा कि कैसे हो रहा है। एक ही एटम दोनों तरह की ट्रांजिशन भी शो कर सकता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैंने बोला इस पोस्टुलेट पे नोबेल प्राइज मिला था, क्यों? बोला ये जो एनर्जी बाहर आई है फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस, इसी की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स का, या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक। तो हम ये अगला पोस्टुलेट लिखेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशंस, द एनर्जी रिलीज्ड during transition, the energy released during transition is the cause of hydrogen spectrum, ठीक। जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम होता क्या है? जैसे हाइड्रोजन से एनर्जी रिलीज हुई, उसको हमने एनालाइज किया, वो डिफरेंट कलर्स में बट जाएगा, ठीक। जैसे हमारा रेनबो बनता है, ऐसे एक डिफरेंट कलर्स में ये एनर्जी बट जाएगी, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा। अगला टॉपिक बोर मॉडल के बाद स्पेक्ट्रम ही होगा, तब आसानी से समझ में आएगा। बट फिलहाल इस पर्टिकुलर के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का कॉज बताया था, बनता क्यों है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो इस वजह से, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी होती है, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लूज करता है और ग्राउंड स्टेट पे आता है, और ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए वो एनर्जी जो लूज करेगा वो एनर्जी बाहर आएगी, उस एनर्जी को हम एनालाइज करते हैं, जिससे हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये बोहर मॉडल की थ्योरी मैंने आज तुम्हें समझाने की कोशिश की।
उम्मीद करता हूं थ्योरी का हर एक पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, वी हैव डन ऑलमोस्ट 7 पोस्टुलेट्स। ठीक, हालांकि किसी को 10 में लिख दो, 15 में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जोड़ जोड़ के लिखे हैं। ठीक, 7 पोस्टुलेट्स। बेटा अगला जो लेक्चर हमारा होगा दैट विल बी कैलकुलेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक, यस कनव, आई विल एक्सप्लेन मेरे बच्चे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, वो अगला टॉपिक होगा हमारा पूरा का पूरा। हाँ, अगर तुम स्पेक्ट्रा जानना चाहते हो तो वो इतना बता देता हूं बेटा, जब भी आप लाइट को किसी प्रिज्म से पास ऑन करवाते हैं तो डिफरेंट कलर्स की लाइट बनती है ना बेटा, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, जैसे रेनबो इज अ स्पेक्ट्रा। ठीक, बट यह है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसे बनता है या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता क्या है, वो बेटे आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चे, जब हम स्पेक्ट्रा के ऊपर पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है पुत्र? सर स्पेक्ट्रा में विजिबल लाइट के कलर्स ही होते हैं या फिर कुछ रेडिएशन रेस भी होती है? सारी मेरे बच्चे, हर तरह का हो सकता है। ठीक, हमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ जी, वो हमारे को दिखती विजिबल है और भी हो सकती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन इन पर्टिकुलर? आराध्या ने पूछा सर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब एक शेल से दूसरी शेल तक जाना, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। जैसे दिस jumping from this to this is a transition and coming back from this to this is also a transition. ठीक, coming back stepwise that is also a transition. ट्रांजिशन चेंज होने को बोलते हैं बेटा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है एक शेल से दूसरी शेल से, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है राध्या? हाँ जी बोलो। हाँ जी, और कौन ये हाथ खड़ा किसी का, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? Yes, yes, ask your question bete, please. ओके, तो ये बेटे हमारे पास हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में मैंने आपको रादर आगे बताना है, बोहर मॉडल की थ्योरी के बारे में बताया। अगले लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला था ये कैसे निकाला, रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यानी सारा मैथमेटिकल जो है, मैथमेटिक्स जो है बोहर मॉडल का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस थ्योरी को अच्छे से एक बार समझना पढ़ना, ठीक, पर इट इज जस्ट अ टिप ऑफ द ग्लेशियर, ये सिर्फ अगला पार्ट बताया गया है। बोहर थ्योरी पे बहुत कुछ करवाऊंगा। आप पूरी बोहर थ्योरी पढ़ने के बाद अपने आसपास के किसी भी बच्चे का कॉपी देख लेना, अगर मेरे से ज्यादा करवाया होगा ना तो मैं उस टीचर का थैला पकड़ के सारी जिंदगी चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हारे। ठीक, और आपकी कॉपी में सब लोगों से ज्यादा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चेक दैट आउट एंड इट इज विद व्हाट यू कैन से अ चैलेंज। मैच करिएगा मेरी कॉपी जब मैं बोहर थ्योरी पूरी करवा दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ क्या करवाया, मॉडल बताया उसको, बस सिंपल 2+2। ठीक, कल इसको 2+2 5 बनाएंगे अगली बार में। ठीक, अच्छा अभी आगे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट आज इतना ही पढ़ा।